जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में इकोनॉमिक्स का होमवर्क कंप्लीट करेंगे। इसमें सर के द्वारा जो होमवर्क दिया गया है पेज नंबर जो है 249 से क्या है 251 तक दिया गया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। आपका इकोनॉमिक्स का जो होमवर्क है ना अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 249 नंबर पेज से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो पॉइंट कर रहा है ना कि निर्यात बॉन्डिंग नीति। निर्यात बॉन्डिंग नीति जो है ना क्या होता है, तो निर्यात बॉन्डिंग नीति के बारे में कह रहा है कि 2004 से भारत सरकार के द्वारा इस नीति को अपनाया गया। ठीक है, और इसके तहत पर्यटन के क्षेत्र में अतिथि देवो भव अतुल भारत एक जिला का क्या है एक उत्पाद है। ठीक है, आगे देखिए 2004 में भारत की व्यापार नीति मतलब निर्यात का लक्ष्य क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि 2004 से 2009 के लिए जो है ना $100 बिलियन से 2009 तक यह पूरा हो गया है। ठीक है, और 2009 से 2014 के लिए $300 बिलियन 2014 तक यह जो है ना पूरा हो गया है। और 2015 से 2020 तक के लिए जो है ना $900 बिलियन 2020 तक जो है ना यह पूरा हो गया है। आगे है न्यू FTP 2023 से 2023 से जो है 2030, तो कह रहा है $2000 बिलियन 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें $1000 बिलियन वस्तु से एवं $1000 बिलियन जो है ना सेवा क्षेत्र से आएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो विदेशी व्यापार नीति 2023। विदेशी व्यापार नीति 2023 ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। और इसके पहले जो भी क्लास छूटा हुआ है ना सारा हम क्लास करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। जो भी प्रेजेंट में क्लास आ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट का जो होमवर्क है ना वो उसको करवाया जा रहा है, बाकी जो पीछे क्लास छूटा है आपका सारा करवा दिया जाएगा। तो कह रहा है कि विदेश व्यापार नीति क्या है, तो कह रहा है पहला पॉइंट कह रहा है यह भारत की नई विदेश व्यापार नीति है जो भारत को सुगम बनाने के लिए जो है लाया गया है। ठीक है, और यह 1 अप्रैल 2023 को लागू किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि विदेशी व्यापार नीति जो है ना ये कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2023 को लागू किया गया। इसका लक्ष्य क्या है, तो कह रहा है कि पहला जो है ना 2030 तक भारत को निर्यात में जो है ना 2 ट्रिलियन तक जो है क्या करना पहुंचाना है। और दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। और नेक्स्ट तीसरा क्या है, तो भारत को विश्व बाजार के साथ व्यापार के माध्यम से एकीकृत करना है। और नेक्स्ट है चौथा क्या है, तो भविष्य के व्यापार आवश्यकताओं के लिए प्रेरक का कार्य करना है। इसका विशेषताएं क्या है, तो पहला करा नीति को सुगम बनाने के लिए कई प्रकार का प्रयास, जैसे निर्यात को जो है ना ऑनलाइन अनुमति देना और पंजीकरण करना और व्यापार वस्तुओं का जो है ना पंजीकरण करना है। ठीक है, आगे करा निर्यात उत्कृष्टता वाले शहरों की संख्या जो है 39 से बढ़कर 43 करना। पहला क्या है फरीदाबाद, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है मिर्ज़ापुर और चौथा क्या है तो मुरादाबाद है। ठीक है, और जिला के निर्यात को बढ़ावा देना, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट है ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना और इसको 2023 तक जो है ना $200 बिलियन से $300 बिलियन तक क्या करना पहुंचाना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आर्थिक विकास का मापन। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक क्या है डेवलपमेंट, तो कर अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहा जाता है। तो आर्थिक विकास किसे कहा जाता है, तो अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को जो है ना आर्थिक विकास कहा जाता है। आगे देखिए पहला क्या है HDI जो है 1990 में आया था, इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरा क्या है GDI, ये आया था 1995 में, इसका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। नेक्स्ट है GEM, ये आया था 1995 में, इसका होता है जेंडर एम्पावरमेंट मेजर होता है। नेक्स्ट है TAI, ये 2001 में आया था, टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट है GWI, ये आया था 2010 में, जेंडर वेल बीइंग इंडेक्स। नेक्स्ट है GII, ये आया था 2010 में, जेंडर इक्वलिटी क्या है इंडेक्स है। ये सारे जो है ना फुल फॉर्म दिया हुआ है। आगे देखिए MPI, ये आया था 2010 में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है। ठीक है, आगे देखिए पहला कह रहा है HDI मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो कह रहा है 1990 में UDP के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, अब प्रोफेसर महबूल उल हक मतलब इसके अध्यक्ष पाकिस्तान से थे। ठीक है, और प्रोफेसर अमर सेन सस्त के कहाँ के थे, भारत से, और प्रोफेसर सिंगार हेंस सस्त थे USA के। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है ना HDI सूचकांक विकसित किया गया। और HDI के सूचकांक जो है ना 3 आधार पे जो है ना HDI जारी होता है, एक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और एक ज्ञान के आधार पे, एक जीवन स्तर के आधार पे। नेक्स्ट है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ कह रहा है यह किस देश के कितना लंबा एवं स्वास्थ्य जीवन लोगों को जो है ना मापता है। और यह जो है UNDP के द्वारा क्या निकाला जाता है। ठीक है,
जो HDI होता है ना, UNDP जारी करता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे का दूसरा क्या है तो ज्ञान, करा नॉलेज। इसके अंतर्गत किसी देश में मानव के ज्ञान को स्तर को मापा जाता है और इसके लिए दो सूचकों का जो है ना प्रयोग किया जाता है। पहला विद्यालय का समय और दूसरा क्या है, विद्यालय में आपने कितनी उपस्थिति दर्ज की है। और यह सूचकांक जो है ना यूनेस्को के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है जीवन स्तर। जीवन स्तर जो है लाइफ स्टैंडर्ड क्या है तो करा इसके अंतर्गत जो है ना किसी देश में, करा इसके अंतर्गत किसी देश में नागरिकों के जीवन स्तर को मापा जाता है और यह देखा जाता है कि जीवन जीने के लिए अनुकूल जो है ना सुविधाओं का क्या है, कितना विकास है। अर्थात रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, बैंडविड्थ के अनुकूल सुविधा यह है या नहीं। इसे प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर कैपिटा इनकम जो है ना मापा जाता है और यह सूचकांक वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। HDI जो है ना 1/3 LEB प्लस नॉलेज प्लस क्या है LS। आगे देखिए कह रहा है यदि HDI का मान जो है 0.8 से अधिक हो तो उच्च मानव विकास वाला देश होगा और अगर HDI का मान 0.5 से 0.8 के बीच हो तो मध्यम विकास वाला देश होगा। अगर HDI का मान जो है ना 0.5 से कम हो तो निम्न मानव वाला विकास देश होगा, ठीक है। आगे करा कि भारत की स्थिति क्या है तो करा कि ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक रिमेंजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड शीर्षक वाली मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक 134वें स्थान पर है, जबकि स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अतः HDI विकास के आधार पर भारत जो है ना मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लैंगिक विकास सूचकांक GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है यह सूचकांक UNDP के द्वारा 1995 में विकसित किया गया था ताकि मानव विकास में महिलाओं एवं पुरुषों के बीच होने वाले विकास के अंतर को जो है ना बताया जा सके और मानव विकास का पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समान वितरण हुआ है या नहीं उसको मापा जाता है, इसलिए इसे HDI से बेहतर माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है तो लैंगिक सशक्तिकरण मापन GEM, जेंडर एम्पावरमेंट मेस, ठीक है। तो करा इसे UNDP के द्वारा 1995 में विकसित किया गया और इसके अंतर्गत किसी देश के मानव विकास में महिलाओं का कितना सशक्तिकरण हुआ है उसको मापा जाता है। पहला क्या है तो राजनीतिक अधिकार के अधिकार पर और दूसरा क्या है आर्थिक अधिकार के अधिकार पर और तीसरा है सामाजिक अधिकार के अधिकार पर। नेक्स्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है तो कह रहा है कि 2010 में UNDP के द्वारा विकसित किया गया ताकि किसी देश में गरीबी की वास्तविक स्थिति को जाना जा सके। MPI का मापन जो है ना पहला स्वास्थ्य पर, दूसरा क्या है तो पहला स्वास्थ्य में क्या है पोषण, बाल मृत्यु दर, और शिक्षा में क्या है स्कूलों का वर्ष और स्कूल में उपस्थिति, और तीसरा क्या है जीवन स्तर। इसमें शौचालय, पेयजल, भोजन पकाने हेतु ईंधन, बिजली, मकान, आवास और परिसंपत्ति। आगे देखिए आगे करा इसके आधार पर 10 सूचकांकों के आधार पर गरीबी का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है लैंगिक खुशहाली सूचकांक मतलब GWI, जेंडर वेल बीइंग इंडेक्स। तो करा इसे 2010 में UNDP के द्वारा विकसित किया गया था किसको, लैंगिक खुशहाली सूचकांक को, और इसके द्वारा जो है ना किसी देश में महिलाओं का जीवन खुशहाल है या नहीं इसको मापा जाता है। इसमें क्या है कामकाजी महिलाएं, एक गैर कामकाजी महिलाएं। कामकाजी महिला में क्या है जिनकी मौद्रिक आय जो है ना मतलब है जैसे नौकरी, व्यवसाय इत्यादि, और गैर कामकाजी में क्या है घरेलू महिलाएं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है लैंगिक असमानता सूचकांक मतलब GII, जेंडर इक्वलिटी क्या है इंडेक्स। यह जो है 2010 में UNDP के द्वारा लाया गया था और इसे GEM के सूचकांक के कमियों को दूर करने के लिए जो है न लाया गया था, ठीक है GII। और यह सूचकांक के माध्यम से किसी भी देश में महिलाओं के साथ होने वाली विषमता को जो है ना मापा जाता है। और GII की गणना 3 आधार पर की जाती है। पहला प्रजनन स्वास्थ्य, इसके अंतर्गत मातृत्व को मापा जाता है, और दूसरा सशक्तिकरण, संसद में भागीदारी कितनी है, उस शिक्षा में भागीदारी कितनी है, और तीसरा है श्रम बाजार भागीदारी, इसमें रोजगार में महिला की भागीदारी कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। समावेशी विकास के बारे में कह रहा है कि जब आर्थिक विकास के लाभ को समाज के सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों तथा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तक जाता है उसे समावेशी विकास कहा जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत में 1991 के आर्थिक सुधार के कारण सबको लाभ नहीं मिल पाया, इसी कारण विषमता क्या है उत्पन्न हुई। जैसे क्या है शहर गांव, धनी निर्धन, पुरुष स्त्री और शिक्षित क्या अशिक्षित।
आगे कह रहा है समावेशी विकास के प्रकार जो है ना, पहला क्या है, सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन, इसका जो है 1998 में आया था। और इसका वित्तीय समावेशन जो है ना, फिनेंशियल इंक्लूजन क्या है, 2006। आगे कह रहा है सामाजिक समावेशन क्या है, जिसके सामाजिक आधार, जिससे जो है ना सामाजिक आधार और सम्मान में वृद्धि होता है, जैसे महिला को अधिकार एवं शिक्षा, बच्चों एवं बुजुर्गों में दिव्यांगों का क्या है, सुरक्षा। ये क्या है, सामाजिक समावेशन है। ठीक है। आगे कह रहा है वित्तीय समावेशन क्या है, तो कह रहा है वित्तीय रूप से बहिष्कृत लोगों को वित्तीय सुविधाओं को जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है, जैसे बैंक में खाता खोलकर सस्ते दरों को लोन उपलब्ध कराना, बीमा करके जो है ना। एग्जाम्पल में क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का स्टार्टिंग कब हुआ था, 2014 में। शून्य बैलेंस पर ग्राहकों को 48 करोड़ खाता जो है ना खोला गया था। और जो है ना ये है, दूसरा क्या है, मुद्रा बैंक 2015 में आया था। 0 से 10 लाख तक लोन मिलना का था, पता नहीं मिला कि नहीं मिला, क्या पता। आगे देखिए कह रहा है कि तीसरा क्या है, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, ये कब आया था, 2019 में आया था। और चौथा स्टैंड अप इंडिया, ये कब आया था, 2016 में आया था। ठीक है। इसमें जो है 10 लाख से 1 करोड़ तक क्या है, ऋण उपलब्ध कराना था। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कह रहा है ऐसा विकास जिससे पर्यावरण का कोई क्षति ना हो, वही सतत विकास कहा जाता है। ठीक है। और सतत विकास की ही वर्तमान में जो है ना विकास की वैश्विक क्या है, तो दृष्टि है। ठीक है। और सतत विकास के बारे में कह रहा है, सतत विकास बराबर क्या, आर्थिक समृद्धि प्लस पर्यावरण संरक्षण। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है पृष्ठभूमि के बारे में कह रहा है कि वेटलैंड आयोग 1984 में बनाया गया एवं 1987 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसका नाम जो है हमारा साझा भविष्य था। और इसी रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास की अवधारणा दी गई। और इसके लिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन मतलब रियो सम्मेलन ब्राज़ील में किया गया तथा एजेंडा 21 बनाया गया। नेक्स्ट सतत विकास का लक्ष्य जो है ना 17 SDG 17 संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में इसे लागू कर दिया गया। और 2015 से 2023 के बीच है। ठीक है। पहला क्या है, गरीबी समाप्त करना, दूसरा है भुखमरी समाप्त करना, तीसरा अच्छी स्वास्थ्य एवं खुशहाली, और चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पाँचवा है लैंगिक समानता, छठा है स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवां है स्वच्छ ऊर्जा, आठवां क्या आर्थिक समृद्धि, और नौवां क्या है तो उद्योग नवाचार और आधारभूत संरचना, और 10वां क्या है तो असमानता को घटाना, और 11वां क्या है टिकाऊ शहर एवं समुदाय, और 12वां क्या है उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग या एवं क्या है उत्पादन, और 13वां क्या है जलवायु कार्यवाही, और 14वां क्या है जल के नीचे जीवन, और 15वां क्या है स्थलीय भाग पर जीवन या स्थलीय जैव विविधता का संरक्षण, और 16वां क्या है शांत एवं न्यायपूर्ण संस्थाएं, 17वां क्या है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साझेदारी। ठीक है। आगे देखिए लास्ट पेज है कि देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है तो राष्ट्रीय आय। ठीक है। राष्ट्रीय आय के बारे में कह रहा है नेशनल इनकम, ये क्या है तो कह रहा है किसी भी, तो राष्ट्रीय आय के बारे में कह रहा है किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है। और भारत की जो है ना राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1967 से 68 में किया था। ठीक है। और नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। और फ्यूडले सिराज ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया। और स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष PC महालनोबिस थे, और डॉक्टर R गौडगिल तथा BKRV राव इस समिति के सदस्य थे। इस समिति की पहली रिपोर्ट 1991 में प्रस्तुत की गई थी, जिसके अनुसार 1948 से 49 के लिए भारत की राष्ट्रीय आय 8650 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय जो है ना पर कैपिटा इनकम 246.9 रुपया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आय कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना, ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत बार आता है। कह रहा है भारत में जो राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े होता है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर क्या होता है, आधारित होता है। सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस CSO की स्थापना जो कब हुआ था, 1951 में हुआ था, मई 1951 में। और राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय परिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO आंकड़ा जुटाती है और तथा CSO गणना करता है। लेकिन NSO प्लस CSO को 2019 में जो है मिला दिया गया और एक नई संस्था NSO मतलब नेशनल स्टैटिक ऑफिस की स्थापना की गई। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा NSO जारी करता है। ठीक है। आय का आधुनिक GDP की गणना विश्व में पहली बार USA में साइमन कुजनेस के द्वारा 1934 में किया गया था। तो कह रहा है कि आधुनिक जो है ना आधुनिक GDP की गणना विश्व में पहली बार USA में साइमन कुजनेस द्वारा 1934 में जो है ना की गई थी। ठीक है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ
क्या है? तो राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां क्या है? उत्पादन विधि एक है, दूसरा आय विधि, तीसरा है व्यय विधि। तो पहला उत्पादन विधि किसे कहेंगे? प्रोडक्शन मेथड। उत्पादन विधि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उत्पादक इकाइयों के अंशदान की माप प्रस्तुत करता है। उत्पादन विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है और इसके योग को बाजार मूल्य पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद जो है ना कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है आय विधि। इनकम मेथड क्या है? उत्पादक इकाइयों में जो आय जनित होती है वह उत्पादन के साधनों के संयुक्त प्रयास का परिणाम होती है और यह आय वास्तव में उत्पादन क्रिया में लगे सभी साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी के संयुक्त प्रयोग का प्रतिफल होती है और इन लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में क्या करती है? वितरित हो जाती है। ठीक है। आगे देखिए, आय कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का आकलन एक वित्तीय वर्ष के रूप में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का आकलन एक वित्तीय वर्ष में एक देश के समान निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के कुल जोड़ के रूप में किया जाता है। आय विधि के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के विभिन्न दमों या संगठनों के कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक या क्षतिपूरक आय मतलब नगद, मजदूरी एवं वेतन किस्त के रूप में भुगतान, सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान एवं सेवानिवृत्त पेंशन, प्रचलाना अधिशेष, लगान, ब्याज, लाभ, आवित्रित लाभ, मिश्रित आय को जोड़कर मूल्यवर्धन जो है ना ज्ञात किया जाता है। ठीक है। आय कर इस विधि में किसी उत्पादक इकाई द्वारा उत्पादन के साधनों को किया गया आय भुगतान ही साधन लागत शुद्ध मूल्यवर्धन NVA होगा। ठीक है। जब इसे आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादक इकाइयों के संबंध में आकलित किया जाए तो यह साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NNP जो है ना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। व्यय विधि क्योंकि क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। तो कह रहा है व्यय विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर। इस प्रकार राष्ट्रीय आय कुल उपभोग व्यय तथा कुल बचत का योग होती है और बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को एक देश की आर्थिक सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए कुल व्यय के रूप में देखा जाता है। और इन व्ययों को हम 4 वर्गों में जो है ना रख सकते हैं। पहला क्या है? निजी अंतिम उपभोग व्यय, सी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, इसको जी से डिनोट करेंगे। और नेक्स्ट है सकल घरेलू पूंजी और विनिर्माण व्यय आई, और निवल विदेशी निवेश मतलब निर्यात एक्स, मतलब आयात क्या है? एम। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP बराबर क्या है? C + I + G + X - M। ठीक है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब GDP। GDP को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि किसी भी देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में समस्त उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के रूप में योग को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और GDP गणना के लिए समानता जो है 3 विधियों का प्रयोग होता है। पहला क्या है? बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP एट मार्केट प्राइस नॉमिनल मतलब GDP। दूसरा क्या है? आधार दर पर सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP एट बेस प्राइस रियल GDP। और तीसरा क्या है? लागत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। आय कह रहा है बाजार मूल्य पर जो है ना सकल घरेलू उत्पाद। तो कह रहा है कि जब GDP गणना बाजारी मूल्य पर की जाती है तब वस्तुओं एवं सेवाओं के वर्तमान मूल्य को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात इसकी गणना में अप्रत्यक्ष कर और परिधान, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन इत्यादि सबके प्रभाव सम्मिलित होते हैं। अतः यदि उत्पादन भी ना बढ़े अथवा उत्पादन घटे भी नहीं, परंतु मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, परिधान, अप्रत्यक्ष कर इत्यादि के कारण यदि मूल्य में परिवर्तन हो जाए तो बाजारी मूल्य पर में क्या बाजारी मूल्य पर जो है ना परिवर्तित होगी। ठीक है। तो ये रहा इकोनॉमिक्स का होमवर्क। पेज नंबर 249 से जो है ना 249 से 251 तक था। आगे का होमवर्क जैसे मिलेगा, जैसे जो है सर के द्वारा कमिट मतलब जो है ना सर के द्वारा जो होमवर्क मिलेगा उसको कमिट करवाया जाएगा। ठीक है। बाकी जो होमवर्क छूटा हो उसको कमिट करवा देंगे। भाई क्लास कैसा लगा आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इसका PDF के लिए आप लोग सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको जो है ना सारे होमवर्क आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।